जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। बिल्कुल सही बात है। जो पिछला वीडियो था या उससे भी पिछला वीडियो था, उसमें कमेंट सेक्शन में मैंने एक ही बात सारे बच्चों से सुनी है कि सर PYQs नहीं हो रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर डर बहुत लग रहा है। तो यार देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये है कि एक बार वीडियो देख लेने से ही सारे PYQs तो फटाफट सब कुछ हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब आपने 11th में भी नहीं कुछ पढ़ा हुआ है और दुनिया भर की चीज़ें पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं, फिजिक्स आपका पहले से ही वीक है, तो ऐसा कोई जादूगर नहीं हुआ है कि फटाक से तुरंत ही सब कुछ हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आपका स्टार्टिंग से सारी चीज़ें वीक रही, अब आपके पास कम टाइम है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है। अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फॉर्मूले नहीं याद कर पा रहे हो। अगर आप फॉर्मूले याद कर पा रहे हो तो भी वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हो, या फिर आपको फॉर्मूले में म्यू नॉट क्या है ये नहीं पता, आर क्या है ये नहीं पता, आई क्या है ये नहीं पता, ओमेगा क्या है ये नहीं पता, बी क्या है ये नहीं पता, एफ क्या है ये नहीं पता। अब अगर ये सब चीजें नहीं पता है आपको, इसका मतलब आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा, ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कई बार उसको रिवाइज करिए, आप सीखिए कि कैसे करना। हाल फिलहाल के लिए PDF बन के रेडी है। इस वीडियो के बाद भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंप्लीट 150-200 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे आपके साथ। हाल फिलहाल के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं बोर्ड्स जुगाड़ से के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, और मेरा नाम है विनीत ठाकुर, आपका भाई, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर ने क्या सर्किटल लॉ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका हमको उससे आया। जैसे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, जो गॉस थ्योरम होता है बिल्कुल वैसे ही गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके हम लोग अलग अलग टाइप की चीज़ों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो था यूनिफॉर्मली चार्ज था, तो गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, और उसके साथ साथ सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। ऐसे ही यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। सोलेनाइड से निकालेंगे, हालांकि सोलेनाइड में कुछ देर बाद पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत तितर पितर है यार। जब तक आप करंट कैरिंग लूप के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ लोगे ना, हालांकि करंट कैरिंग लूप के बारे में मैंने पढ़ा दिया, बट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अभी बताना है आपको, और भी दुनिया भर की चीजें बतानी है। फिर हम लोग सोलेनाइड पढ़ लेंगे। टोरॉइड आप में है नहीं, वैसे सोलेनाइड का डेरिवेशन आप में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है, बट मैं चाहूं तो यार डेरिवेशन करके ही बताऊंगा। हाल फिलहाल के लिए अभी आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है और क्या बताता है। जैसा मान लीजिए कि आपके पास 2-3 वायर हैं, ऐसे 2-3 वायर हैं, 4 वायर ले लीजिए। इसमें करंट I1 ऊपर की तरफ है, और इसमें करंट I1 ऊपर की तरफ है, इसमें I2 नीचे की तरफ है, फिर I3 ऊपर की तरफ है, फिर I4 नीचे की तरफ, ठीक। अब आपको किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो एम्पियर ने क्या किया, एम्पियर ने बना लिया एक एम्पीरियन लूप, जितना छोटा बन सके, मैं इतना बड़ा बना दिया हूं। मान लो यहां पे बना एक एम्पीरियन लूप बना दिया, जिसके अंदर ये लोग आ गए। ये कौन सा लूप है, ठीक। और एम्पियर ने ये कहा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be equals to mu naught times of the algebraic sum of total current passing through the loop। ये आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी लाइनें क्या है, वो सब आपको नोट्स में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बोर्ड जुगाड़ से में। पिछली बार वीडियो में कमेंट आया सर नोट्स नहीं, मैंने 5-7 चैप्टर एक साथ अपलोड करवा दिया, मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपलोड हो चुका। तो उसमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भैया जो लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के अंदर से पास होने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका लाइन इंटीग्रल मतलब देखो, जब सरफेस इंटीग्रेशन लेते हैं तो एरिया लेते हैं,
लाइन इंटीग्रल लेंगे तो जैसे जो भी आपने एम्पीरियल लूप बनाया है, अगर इसका रेडियस r है तो लाइन इंटीग्रल मतलब इस लाइन की लंबाई जोड़ लो, तो कितना होता है 2 पाई r। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, सम, ठीक है। तो v डॉट डी एल की जो वैल्यू थी वो आई कितनी प्यारे बच्चों, वो आई म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब क्या है, सिग्मा आई का मतलब है अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम, देखो ध्यान सुनना, सिग्मा आई का मतलब क्या है, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट passing through the loop, algebraic sum of total current passing through the loop, algebraic sum of total current passing through the loop। समझ गया ना बात को। तो अगर यहां पे सिग्मा आई की वैल्यू हम निकालें, यहां पे ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पे हम सिग्मा आई की वैल्यू निकालें तो पहले जो सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ऊपर जाने वाले को प्लस लोगे तो नीचे वाले को क्या लोगे, माइनस। तो i1 माइनस i2 प्लस i3 और माइनस i4। आपको ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है बेटा, अगर ऊपर जाने वाले को प्लस लेंगे तो नीचे आने वाले को क्या लेंगे, माइनस। ये एम्पियर भाई साहब ने बताया, एम्पियर सर्किट लॉ, ये बहुत बड़े आदमी थे भाई, इनके पास जो है बड़ी भयंकर प्रॉपर्टी सिस्टम। बस खाली गांव में एक बार अमरूद चुराते हुए पकड़े गए थे तो बहुत मार खाए थे, एकदम कच्चा उच्चा फट गया था, ऐसे आगे बढ़ गए, पूरा कच्चा नोच लिया लोग, फिर लाल रंग लगा के घूमे कुछ दिन। तो एम्पियर ने जो सर्किटल लॉ दिया उसका देसी अंदाज में मतलब ये है कि जो लाइन इंटीग्रेशन होगा इस एम्पीरियन लूप का, एम्पीरियन लूप क्या है, ये एक इमेजिनरी लूप है जो आपको बनाना है भाई। जैसे हमको अगर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो इन सब को लेना है, तो हमने इन सबको घेरे में ले लिया। और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड v डॉट dl, v डॉट क्या है dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट जो होता है वो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, पहले ही बता चुका हूं मैं, ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, वैक्यूम, और उसकी वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो v डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, सिग्मा आई क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट। अब ये जो बातें हुई हैं ध्यान सुनिएगा, अगर इसी बात को हम सिग्मा आई के फॉर्म में लिखना चाहते तो हम लिखते b इंटू, अब b जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आया, ये डॉट dl जो था, डॉट dl भाई इस dl का हम जोड़ ले लेंगे, ये होगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई की वैल्यू कितना है, i1 माइनस i2 प्लस i3 और माइनस i4, ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई r, अगर रेडियस r है तो इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये सिग्मा आई ही लिख दे रहा हूं बार बार, i1 प्लस i1 माइनस i2 प्लस i3 और माइनस i4, और ये b निकालने के लिए कहां चला जाएगा, इसके नीचे। समझ गया बात को। तो एम्पीरियल सर्किटल लॉ का एक देसी तरीका सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भैया लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। और लूप क्या है, ये एक एम्पीरियल लूप है जो है इमेजिनरी होता, जो आपको ही ऐसे मान लेना है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में मानो। एम्पीरियल लूप डू नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और भी बातें बताएंगे, 1 2 3 चवन्नी गिरी। अब मैं एम्पीरियल लूप के बारे में बात कर रहा हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेने जा रहे हैं, ठीक है। एम्पीरियल लूप जो होता है बेटा वो डू नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, मतलब वैसे आप अपने सुविधा के हिसाब से सर्कुलर ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, ये क्या है रेक्टेंगुलर ले सकते हो, ट्रायंगुलर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको कैसे लेना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जब आता है ये जो हम लोग लिखते हैं सिग्मा डीएल, सिग्मा डीएल का मतलब क्या हुआ, अगर इसके लिए बात करें, अब देखो सिग्मा डीएल की बात, इसके लिए बात करें तो 2 पाई आर लिख देंगे, इसकी लंबाई अगर b है और ये चौड़ाई ये है तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, और अगर a है इसका तो 4a हो जाएगा, अगर इसका a है तो इसका क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो डॉट डीएल, सिग्मा डॉट डीएल, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है इन सब का सम, इस रस्सी की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, समझ गए ना बात को, ये समझिएगा आप। और बाकी तो इतने समझदार आप हैं। अब आता है एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस।
गुरुजी एप्लीकेशंस में क्या होता है, जैसे वो एप्लीकेशंस का मतलब वही तो होता है, क्या नाम है कि क्या नाम है, टू द प्रिंसिपल आई बैक टू से दैट सर आई वांट लीव, बट वो एप्लीकेशन छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, इसका क्या उपयोग है डेली लाइफ में। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स, एम्पियर भाई साहब यार वही एक बार मार खाए थे सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ को सुधारा भी जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट के समय पे आकर के, हाल फिलहाल के अभी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो क्या आता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। पहले एप्लीकेशन के बारे में मैं ज्यादा कुछ आपसे तो नहीं कहूंगा, बट इतना कहूंगा जरूर कि भैया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, देख लो ध्यान से, ड्यू टू इनफाइनाइट, बहुत खतरनाक आदमी थे एम्पियर, इन्होंने कहा मैं छोटे मोटे वायर से काम नहीं चलेगा मेरा, मुझे चाहिए इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से बता दिया भाई अगले बंदे ने, बंदे के अंदर दम तो था यार, बस गांव में लोग इसको वैल्यू कम देते थे। अब भाई किसी के यहाँ अमरूद चुराते हुए पकड़े जाओगे तो लोग क्या कहेंगे कि पकड़ो मारो पीटो, वो तो था कि समय से कुछ लोग पहुंच गया, कहें अरे भैया ये एम्पियर है, बिजली वगैरह के बारे में बहुत जानकारी दिया, कहीं अरे अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा था, मार खा जाता भी, कहीं यार अरे क्या बता। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, देखो ध्यान से, जिसमें करंट कितना है बेटा, करंट है आई, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और पॉइंट का नाम हमने दे दिया क्या, पी। इस पी वाले पॉइंट को आपको क्या बताना, मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने क्या किया एम्पियर भैया ने, उसने कुछ नहीं किया, हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, हमने एक एम्पीरियन लूप बना लिया सर्कुलर, ये एम्पीरियन लूप है, क्या है ये एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें करंट आई जा रहा है, उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना। और हमने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप बना लिया, और ये लूप कैसा है, ये सर्कुलर लूप है, क्योंकि भाई शेप और साइज पे डिपेंड तो करता नहीं, ठीक। हमने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं। उसका हमने लिखा भाई साहब का की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन बड़ा होगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, भाई यही तो है शक्तियां, एम्पियर की शक्तियां यही तो है, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बीजगणितीय योग यार। और जब अलजेब्रिक शब्द यूज किया जाता है तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस लिया जाता है, यानी ऊपर को प्लस तो नीचे को माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस, ऐसे करके होगा। अब भाई इस वाले पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो मैग्नेटिक होगा वो कांस्टेंट होगा, तो बी बाहर आ गया, तो क्या ये डॉट डीएल और म्यू नॉट सिग्मा आई की वैल्यू, अंदर करंट कितना है आई, तो ये हो गया म्यू नॉट आई। ध्यान सुनिएगा, समझिएगा बात को, मजा आ जाएगा गाइस। अब जरा डॉट डीएल की वैल्यू, तो अगर आपने सर्कुलर लूप लिया है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर, रेडियस कितना हो गया आर, तो b इंटू 2 पाई आर गाइस हो गया म्यू नॉट इंटू आई, बहुत मजा आ गया। तो b बराबर क्या हो गया बेटे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, बी की वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। यहां से आपने देखा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, करंट और आर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि यहां पे करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है वाइस वर्सा घटाओगे तो घटेगा। और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब कि ज्यादा दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और पास आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे एट द सेम टाइम आर की वैल्यू सॉरी एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे आई की वैल्यू कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में इतनी बातें बता दी भाई सामने, सोचो भैया है, सोचो यार, देखो पहले पूरा कितना गजब बताया। एम्पियर सर्किटल लॉ में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट आई है, आर डिस्टेंस में निकालना था,
तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब तार में करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वायर से ज्यादा दूर जाओगे बवाल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब भैया B बराबर आपने लाया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो जरा इसका ग्राफ भी मैं आपको दिखा दूं। तो इसका ग्राफ जो बनता है बेटा वो ऐसे बनता है, ऐसे पिसेगी हल्दी, ऐसे पिसेगी, ऐसे बनता है ग्राफ, ऐसे बनता है, देख लीजिए, क्योंकि B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। अब आता सोलेनोइड दूसरा एप्लीकेशन, लेकिन इसको हम सोलेनोइड को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें उससे पहले आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कतें होंगी और कुछ भी नहीं समझ में आ पाएंगे। ठीक है, तो सोलेनोइड तो अपनी जान है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ेंगे। अलग से क्या मतलब, लेकिन पहले कुछ चीजें जरूरी है जानना। जैसे अभी सीबीएसई में हमने देखा लॉरेंट्ज फोर्स नाम का टॉपिक पहले दिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है। अब जब पहला टॉपिक और उसके बाद फिर टॉपिक है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जब लॉरेंट्ज फोर्स पहले तुमने पढ़ा दिया तब बाद में उसको पढ़ाने का फायदा क्या हुआ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है मूविंग, उस पर फोर्स लगता है हमको पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ा दिया जाए। लॉरेंट्ज फोर्स होता क्या, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन में जो फोर्स लगता है। तो ये बेवकूफ़ी करते हैं सीबीएसई वाले, लाख लाख रुपया सैलरी लेकर के पान खा के थूकते रहते हैं बेवकूफ। अब आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन external uniform magnetic field, uniform magnetic field। तो भैया ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई करंट कैरिंग वायर उसमें रख दिया गया तो इस पर फोर्स लगेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अरे यार, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है वो दूसरे मैग्नेट की वजह से ही आया होगा, और कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब जब दो मैग्नेट हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन आएगा कि नहीं आएगा? सुनिए जरा ध्यान से। तो मान लो कि यह एक करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट है I, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है L, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है थीटा एंगल पे वो है वेक्टर V। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, L लंबाई का एक वायर है जिसमें करंट जा रहा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आता है, बाय एक्सपेरिमेंट पता लगाया गया, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट, F जो है मैग्नेटिक फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है B। मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज्यादा करंट होगा तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ जाएगा, तो फोर्स तब भी ज्यादा लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो भी, तार की लंबाई ज्यादा होगी तो बड़ा मैग्नेट हो जाएगा, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब इन सब चारों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हम क्या पाएंगे? 3-4 पॉइंट। तो हम क्या पाएंगे? इन चारों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हम क्या पाएंगे बेटा? तो चारों पॉइंट से मतलब फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 इक्वेशन, तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I BL साइन थीटा, I BL साइन थीटा, या F बराबर वो जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे K1 आता है, ये ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I BL साइन थीटा। याद रखना कांस्टेंट की वैल्यू कितना आता है? K आता है, ये K। अब ये तो आगे F बराबर, मतलब कि कोई L लंबाई का करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I है, उसको यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया जाता है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो मैग्नेटिक फोर्स पहला नंबर तो सवाल आता है क्यों लगता है? तो यार ये करंट कैरिंग वायर है, ये भी तो मैग्नेट है, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ही तो लगेगा। दो मैग्नेट के बीच में या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। हम यहां अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात ही नहीं कर रहे, मैं तो मैग्नेट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहा हूं डायरेक्ट। तो यहां पे फोर्स होगा I BL साइन थीटा। फोर्स कैसा होगा? I BL साइन थीटा, लेकिन तो मैग्नेट्यूड है। अब हमको बताना क्या डायरेक्शन, तो वेक्टर F इक्वल्स टू आता है I
बी एल साइन थीटा, बी एल साइन थीटा, एल क्रॉस बी, एल बी साइन थीटा, इसको करोगे आई एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा, और वेक्टर एफ को हम लिख देंगे, वेक्टर एफ को हम लिख देंगे आई एल क्रॉस बी। ध्यान रखना गाइस, एल क्रॉस बी, देखो आई एल क्रॉस बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख दिया हूं, आई एल क्रॉस बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। वेक्टर एफ इक्वल टू होगा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। अब हम पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ापा, इसका चालू फ्री, पंटम पंटम पंटम। देखो ध्यान सुनिएगा भाई, वेक्टर एफ की वैल्यू जो आई है वो आई है आई और ब्रैकेट में एल क्रॉस बी। अब ध्यान सुनिएगा, दोनों तरीके वाला काम हो रहा है। मैं इस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ की बात हो रही है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ जो होगा वो क्या होगा, एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में। भाई एल क्रॉस बी के, भाई वेक्टर है तो वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, जब दो वेक्टर ऐसे लिखे जाते हैं, एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में। अब यहां पे क्या था, यहां पे ये है करंट आई है, और एल वेक्टर भी इधर ही है, और यह वेक्टर भी, ध्यान सुनिएगा, ठीक। और यहां पे मैं देखूं, अगर यहां पे मान लो करंट आई नीचे की तरफ है, करंट आई अभी ऊपर ही ले लो, और ये है वेक्टर बी, और ये एल, वेक्टर एल ऊपर की तरफ आई है, ठीक। अब अगर एल क्रॉस बी की बात करें तो एल ये है और बी ये है, एल क्रॉस बी, एल बी क्रॉस से किधर आएगा, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। तो यहां पे जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा किधर, अंदर की तरफ। एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, ए और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या था, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ तो अंगूठा बताता है। तो एल ये है और बी है, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ, और यहां पे एल ऊपर है और बी है, तो एल क्रॉस बी, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर की तरफ। फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर की तरफ। अब यही बात अगर हम यहां पे ऐसे कर दें, ध्यान सुनिएगा, यहां पे अगर ये है, ध्यान सुनिएगा, इसमें करंट नीचे कर दिया हमने, करंट नीचे कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे कर दिया, तो वेक्टर एल नीचे है, और यहां भी एल क्रॉस बी किधर होगा, अंदर की तरफ, फोर्स किधर होगा, देखो वेक्टर एल नीचे है, नहीं एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा, सॉरी, फोर्स होगा किधर, बाहर की तरफ। देखो क्यों, एल नीचे की तरफ है तो एल ऐसे हो गया, एल क्रॉस बी बाहर की तरफ, एल क्रॉस बी बाहर की तरफ, समझ गए ना। देखो ऐसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एल है, एल क्रॉस बी बाहर की तरफ। यहां पे क्या है, एल ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड है, एल क्रॉस बी, यहां पे क्या है, एल ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो एल क्रॉस बी अंदर की तरफ, समझ गए। अब इसी चीज को ऐसे थोड़ा और बना लो, अब जैसे इसमें करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहां पे क्या करेंगे, करंट नीचे करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इधर करेंगे, करंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर कर दिया हमने, वेक्टर बी, और एल नीचे है तो देखो एल नीचे हो गया, एल नीचे और मैग्नेटिक फील्ड ये, एल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखो तो ये ऐसे गया, तो एल क्रॉस बी नीचे की तरफ, समझ गए। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन निकाल लिया। बस आपको ध्यान में रखना, ये अगर ये एल है और ये बी है तो एल क्रॉस बी, समझ गए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन। बाकी डायरेक्शन निकालने का और सबसे सुपरहिट फॉर्मूला जो होता है वो होता है राइट हैंड पाम रूल से। मैं आपको सब कुछ, फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट भी पढ़ाएंगे, राइट तो खैर वहां पढ़ना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट भी पढ़ाएंगे, क्या परेशान हो रहे हो, बट हाल फिलहाल के लिए पहले राइट हैंड पाम रूल, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, राइट हैंड, मजा आ जाएगा गाइस, पाम 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 रूल, तो नैना
जब से मिले हैं बन गए। इधर देखो, तो राइट हैंड पाम रूल। अब जैसे भाई ये करंट है आई, और यही है वेक्टर एल ऊपर की तरफ जा रहा, और ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वी, और ये थीटा। राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है? पहले तो राइट हैंड बनाते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं गाइस, ये जो अंगूठा होता है वो होता करंट का डायरेक्शन, और ये होता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और हथेली का जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बताता? फोर्स। तो ये देखिए, ये अंगूठा होगा करंट का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर हुआ? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स हुआ। मैग्नेटिक फोर्स किधर हुआ? अंदर की तरफ। अंगूठा, राइट हैंड पाम रूल में क्या, अंगूठा जो होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये चारों अंगुलियां जो होंगी वो क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स। ऐसे तो ये है करंट, ये अंगूठा, और चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर आ? अंदर की तरफ। समझ गए? अब यही चीज अगर दूसरे तरीके से होता है, ऐसे जैसे मान लो ये यही है करंट, ये है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दो। अब यहां पे फोर्स की वैल्यू, ये थीटा एंगल, ये करंट, तो देखो ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर? बाहर। देखो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, अरे ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये करंट है, तो करंट देखो आई ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, अरे ये है ना मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर आएगा? बाहर, जस्ट परपेंडिकुलर। करंट और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स देखो ये काला वाला पेन, अरे काला वाला पेन ये है हाथ में, ऐसे किधर आएगा? बाहर की तरफ। यहां पे वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, फोर्स होगा, डॉट होगा, गुनगुना होगा। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे बढ़ाएं मामले को। 1 2 3 चवन्नी गिरी। ये देखो, अब आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज in a यूनिफॉर्म, और एक्सटर्नल भी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान सुनिएगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक मूविंग चार्ज है, ये क्यू चार्ज है जो v स्पीड से जा रहा है, और यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है थीटा डिग्री पे। ध्यान सुनिएगा। तो बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया, जाहिर सी बात है मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सबके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसा रीजन है कि कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, लिप से फोर्स लग जा रहा है। तो उससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अ मूविंग चार्ज ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अ मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो किसी ना किसी मैग्नेट की वजह से होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में गया तो मैग्नेट के आसपास होगा। तो जब ये भी मैग्नेट है और किसी मैग्नेट के आसपास पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये तो लाजमी है। हेलो, कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों? तो बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि भैया जो मैग्नेटिक फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? चार्ज के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था भैया? चार्ज के। अब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और दो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। पहला हो गया, दूसरा हो गया। और जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब
चार्ज जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। स्पीड जितना ज्यादा होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और जस्ट उल्टा भी। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। अब अगर इसका चार्ज बढ़ेगा तो इसकी वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ये खुद बड़ा मैग्नेट बनेगा, या इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये खुद बड़ा मैग्नेट बनेगा। क्यू भी साइन थीटा याद करो। तो ये ज्यादा बड़ा मैग्नेट बना तो मैग्नेटिक फोर्स दोनों के बीच में ही लगेगा, तो भयानक लगेगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो लगेगा ही सही। और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथा पॉइंट हो गया। अब इन चारों को मिलाएंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू वी बी साइन थीटा। और एफ की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है? क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये तो मैग्नेट, मतलब ये मैग्नीट्यूड आ गया कि कोई एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है जो मूव कर रहा वी वेलोसिटी से, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। बेटा क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। लेकिन अब आता है डायरेक्शन की बात। तो भैया डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो हम ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे। अब अगर एफ वेक्टर की वैल्यू लिखें तो जगह क्यू वी बी साइन थीटा को वी क्रॉस बी लिखेंगे। वी क्रॉस बी लिखेंगे क्या? लिख सकते ही हैं, और लिख सकते हैं क्या? लिख दिया है मैंने। कोई कुछ कर पाएगो का? अरे ऐसे मौकों फिर कहां हम ही लेगो। ये हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा बेटा वो होगा डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। जाहिर सी बात है, जिस डायरेक्शन में वी क्रॉस बी जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। अब यहां पे अगर वी क्रॉस बी की बात करें तो वी इधर है और वी इधर है, वी क्रॉस बी अंदर की तरफ। यहां फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? अंदर की तरफ। बाकी हम डायरेक्शन निकालने का तरीका दिखाते रहे। 1 2 3 स्क्रीनशॉट लेना ले लो। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ावा इसका चालू फ्री। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो होगा v क्रॉस b का डायरेक्शन। ये तो हो ही गया। तो 4 तरीके से हम लोग निकालेंगे। कौन कौन सा तरीका? एक होगा q चार्ज जा रहा होगा v स्पीड से इधर, और मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर थीटा एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा होगा माइनस q चार्ज जा रहा होगा v स्पीड से, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर। तीसरा होगा प्लस क्यू चार्ज जा रहा होगा v स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर? इधर। तमाम तरीके हो सकते हैं यार। फिर माइनस क्यू चार्ज जा रहा होगा v स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर। ठीक है। अब नीचे की तरफ भी लेके जा सकते हैं, अभी तो ऊपर की तरफ ही बनाया, तो 4 ऐसे और बन जाएंगे। हाल फिलहाल की तरफ सीख जाओगे। तो भैया डायरेक्शन हमको निकालना वेक्टर एफ का, वेक्टर एफ का, वेक्टर एफ का, वेक्टर एफ का, वेक्टर एफ का। तो यहां पे देखो v क्रॉस b के डायरेक्शन में आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्मॉल v फॉर वॉलीबॉल नहीं, v फॉर वैन, और ये b फॉर बॉल। अब अगर v क्रॉस b है तो v क्रॉस b का डायरेक्शन ऐसे आएगा, लेकिन यहां पे ऐसे है v और ये b, तो v क्रॉस b कैसे आएगा? अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया? अंदर की तरफ। यहां पे v ऐसे है और b ऐसे है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव चार्ज है तो v क्रॉस b के सामने माइनस आ जाएगा, और माइनस आते ही आपको पता वेक्टर का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अगर ये फोर्स बाहर की तरफ है तो ये वाला फोर्स किधर हो जाएगा? मतलब अंदर की तरफ, तो यहाँ किधर? बाहर। यहां पे देखो v ऐसे है और ये ऐसे है, तो भैया v क्रॉस b से फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। देखो v क्रॉस b बाहर की तरफ, किधर आ गया? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, v क्रॉस b तो बाहर है, लेकिन माइनस है v क्रॉस b, तो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट, यानी किधर हो जाएगा? अंदर की तरफ।
तो ये तरीका होता है फोर्स का डायरेक्शन निकालने का। ये फोर्स है किसी मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, कहां पे? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब वैसे डायरेक्शन निकालने के लिए हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, क्यू चार्ज था, v स्पीड से जा रहा था, थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड थी, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन हम लोग अब ये डायरेक्शन किससे निकाल रहे हैं? राइट हैंड पाम। ये एक ऐसा रूल है ना जिससे आप किसी भी तरीके का डायरेक्शन लपाक से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात नहीं प्यारे बच्चों। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यह है राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है? यह बताएगा डायरेक्शन। अब चारों उंगलियां जो होंगी यह बताएगा क्या? स्पीड ऑफ चार्ज। चारों उंगलियां क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड। और हाथ का जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा, हाथ का जस्ट पर, वो बताएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो आप देख लीजिए, ये अंगूठा जो होगा ना, अंगूठा बताएगा स्पीड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। चारों उंगलियां जो होंगी ना, ये वो बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इस हाथ का जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा, हाथ का जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो बताएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो गया। जैसे उसमें करंट का डायरेक्शन बता रहा था ना पिछले वाले में, तो मूविंग चार्ज का क्या मतलब? क्या? जिस तरफ चार्ज चल रहा है उधर ही करंट चल रहा है। तो ये है V और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर आ गया? अंदर की तरफ। फोर्स किधर आ गया? अंदर की तरफ फोर्स हो गया। अब यही चार्ज अगर नीचे की तरफ आ रहा होता, ऐसे करके, मान लो चार्ज क्यू है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है, वेक्टर V, स्पीड या, तो ऐसे हो जाएगा। देखो, ये स्पीड और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर आ गया? बाहर की तरफ। यही फोर्स किधर आ गया भैया? बाहर की तरफ। अब यही चार्ज नेगेटिव कर दो तो ये अंदर हो जाएगा, यही चार्ज नेगेटिव कर दो तो ये बाहर हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये तरीका होता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर पर फोर्स निकालने का, एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने का, और उसका डायरेक्शन निकालने का। आई होप आपको इतनी सारी चीजें सब ठीक से समझ में आई होंगी। आज आपने अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। और एम्पियर सर्किट लॉ तुमको पता बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है, इतना भयानक कि मैं बता नहीं सकता। तो आई होप आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश ये है कि मेरा 2 लेक्चर में एक पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। बाकी मैं एम्पियर क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी का 150-200 क्वेश्चन का पूरा बनवा लिया हूं PDF। उसके क्वेश्चन भी 2 पार्ट में आपको मिल जाएंगे, सॉल्यूशन सहित सब कुछ अच्छे से। नोट्स 6-7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। बोर्ड जुगाड़ से करके कोर्स का नाम है, MGS डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। अगर वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों तो प्लीज लाइक करना, और वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, और प्यारा सा कमेंट करना, बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम MGS परिवार। लव यू प्यारे बच्चों, बाय।